नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम डीएलएड प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए विद्यालय संस्कृत परिवर्तन और शिक्षक विकास नामक विषय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मुख्य प्रावधान के बारे में चर्चा करेंगे और इसके साथ ही शिक्षा के अधिकारों की वजह से विद्यालय की व्यवस्था में कौन कौन से परिवर्तन किए जाने चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मुख्य प्रावधान क्या क्या है। छात्रों, सबसे पहले आपको पता है मुख्य प्रावधान में आप कह सकते हैं कि 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे, सभी बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना केंद्र एवं राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सबसे पहला जो ये अधिकार अधिनियम बना था 6 से 14 वर्ष आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान बना है। किसका कर्तव्य है? केंद्र एवं राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। छह से 14 वर्ष आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है। दूसरा है छात्रों कि हर एक आवासीय क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। क्या? हर एक आवासीय क्षेत्र के 1 किलोमीटर के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, यानी कक्षा 1 से 5 तक। ठीक है, ये भी एक मुख्य प्रावधान है। नेक्स्ट है छात्रों कि हर एक आवासीय क्षेत्र के 3 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 8 तक का मध्य विद्यालय होना चाहिए। हर एक 3 किलोमीटर के अंतर्गत मध्य विद्यालय। ठीक है। नेक्स्ट है छात्रों, क्यों होना चाहिए? इसका भी कारण है। क्यों? बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से बहुत दूर न जाना पड़े। यह प्रावधान इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए शामिल किए गए हैं कि देश के विभिन्न राज्यों में बहुत से बच्चे, विशेष रूप से लड़कियां, विद्यालय को घर से दूर होने की वजह से पढ़ाई से वंचित हो जाती थी, पढ़ाई छोड़ देती थी। इस कारण ये प्रावधान किया गया कि हर एक 1 किलोमीटर के अंतर्गत एक प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर के अंतर्गत एक मध्य विद्यालय होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के वर्गों की पढ़ाई और कक्षा 8 तक पढ़ने वाले बच्चों की उम्र 14 वर्ष तक की होती है। यानी 6 से 14 वर्ष तक के निःशुल्क शिक्षा का मतलब कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। वही कह रहा है कि अगर कक्षा 8 तक के वर्ग की पढ़ाई या 14 वर्ष तक की आयु पूरी होने तक
किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में असफल घोषित नहीं करना है। यानी किसी को फेल नहीं करना है। किसी को फेल नहीं करना है। कक्षा 1 से 8 तक किसी को फेल नहीं करना है। तो छात्रों, किसी भी बच्चे को असफल घोषित नहीं किया जा सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बच्चों पर पढ़ाई और परीक्षा के विभिन्न राज्यों में बहुत से बच्चे विशेष माने बच्चों पर पढ़ाई और परीक्षा के अतिरिक्त मानसिक दबाव न पड़े, वे स्वतंत्रता पूर्वक अपना सर्वांगीण विकास करें। नेक्स्ट है, किसी भी बालक या बालिका की उसकी आयु के अनुसार वर्ग में प्रवेश प्रदान करने से कोई भी विद्यालय इनकार नहीं कर सकता। क्या मतलब इसका होगा? जैसे अगर किसी बालक या बालिका की आयु 12 वर्ष है तो उसे कक्षा 6 में प्रवेश देना होगा और विद्यालय के अध्यापकों एवं प्रबंधकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे बच्चों को उनकी आयु के समकक्ष वर्ग की कक्षाओं की तैयारी करवाएं तथा संबंधित वर्ग में के लायक बनवाएं। मतलब कि अगर कोई बालक या बालिका जिसकी आयु बढ़ गई है वो विद्यालय नहीं जा पाया है, अगर बाद में लेट से ही विद्यालय में जाना चाहता है तो उसकी आयु के अकॉर्डिंग उस कक्षा में प्रवेश मिल जाना चाहिए और वहाँ के शिक्षक और प्रबंधकों को उसकी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि उसको कोई तरह की दिक्कत न हो। इस प्रावधान के पक्ष में तर्क दिया जाता है कि जिन बच्चों को इस अधिकार के पहले शिक्षा प्राप्त करने के समुचित अवसर नहीं मिले हैं, वे शिक्षा प्राप्ति के अवसर से वंचित न रहें तथा आय अधिक हो जाने की वजह से भी पीछे न रहें। इसके लिए ये प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है, कुछ प्रावधानों के द्वारा धार्मिक और भाषाई आधार पर नीति समूह द्वारा चलाए जा रहे अल्पसंख्यकों के नीति विद्यालय के अलावा हर तरह के नीति विद्यालय एवं केंद्र सरकार और उसके प्रतिष्ठानों द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल आदि में 25% गरीब तबके के बच्चों से भरी जानी चाहिए। यानी कि तब तक कोई विद्यालय ऐसे बच्चों को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकता है। यानी क्या कि 25% सीट गरीब बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए आरक्षित, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे कोई भी नीति विद्यालय के अलावा हर तरह के नीति विद्यालय हो, कोई भी 25% सीट रिजर्व रखना है गरीब बच्चों के लिए। नेक्स्ट है, जिन भी बच्चों को निजी एवं उच्च स्तरीय माने जाने वाली सरकारी विद्यालयों में आरक्षण के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, उन बच्चों के हिस्से की फीस को उस राज्य की राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा विद्यालय में होने वाली प्रति विद्यार्थी कुल खर्च की दर से दिया जाएगा।
ये नेक्स्ट है, विभिन्न विद्यालयों में प्रवेश देने के समय विद्यार्थी तथा अभिभावक के साथ साथ साक्षात्कार भी नहीं किए जाएंगे और न ही आरक्षित कोटे में कोई कैपिटेशन फीस लिए जाएंगे। दान शुल्क लिया जा सकता है, लेकिन किसी भी विद्यार्थी या उसके अभिभावक से कोई फी नहीं ली जाएगी और न ही कोई साक्षात्कार लिया जाएगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम से यह अपेक्षा की जाती है कि इसमें समान स्कूल प्रणाली का विकसित करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे, लेकिन विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक कारणों के चलते, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक कारणों के चलते ऐसा नहीं हुआ है। जो उपरोक्त जो दोनों प्रावधान हैं के द्वारा अधिनियम यह प्रयास किया गया है कि सामाजिक न्याय तथा सामाजिक समानता की तरफ से एक कदम बढ़ाने की कोशिश की जाए। विभिन्न विद्यालय इन प्रावधानों से बचने के लिए स्वयं को अल्पसंख्यक विद्यालय की श्रेणी में लाने के उचित और अनुचित प्रयास कर रहे हैं। कई ऐसे विद्यालय भी हैं जो इन प्रावधानों की तरफ समुचित ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये सारे नियम जो हमारे शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुए, इसी के तहत ये मुख्य प्रावधान है छात्र, और इसको कौन कितना लागू करता है, कितना अपने अपने विद्यालय में इसको लागू करना है, ये 100% लागू नहीं हो पा रहा है। इस कारण से यह अभी 100% सफल भी नहीं है। ठीक है, तो ये रहा मुख्य प्रावधान। तो छात्रों, अब हम देखेंगे शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन। अभी तक हमने शिक्षा के अधिकार के बारे में देखे, चर्चा किए, कौन कौन से प्रावधान बने हैं, मुख्य प्रावधान के बारे में हमने देखा। अब इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय की व्यवस्था में क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। छात्रों, पहला है भौतिक संरचनाओं में परिवर्तन। तो भौतिक संरचना, इसमें आइए देखते हैं। जैसे कहा गया है कि हर एक आवासीय क्षेत्र में 1 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल होगा, ताकि प्रत्येक छात्रा का स्कूल जाना सुनिश्चित हो सके। फिर हर एक आवासीय क्षेत्र के 3 किलोमीटर के आवासीय दायरे में कक्षा 8 तक के बुनियादी या माध्यमिक स्तर का स्कूल होगा। फिर है छात्र छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि छात्रों के विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति कम हो सके। अव्यय और रोधन को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में व्यवस्था होनी चाहिए। फिर है छात्रों, विद्यालय भवन की सुरक्षा के लिए चहारदीवारी या बाड़ का निर्माण होना चाहिए, ताकि टिफिन में विद्यालय से बाहर परिवेश से को मुक्त रखा जा सके। फिर है विद्यालय में एक खेल का मैदान होना चाहिए, ताकि बच्चे स्वच्छंद होकर व्यायाम, खेल का आनंद और विभिन्न गतिविधियों को कर सके। तो छात्रों, ये भौतिक संरचना में हुआ परिवर्तन। भौतिक संरचना में 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय, 3 किलोमीटर के दायरे में मध्य विद्यालय, फिर शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए,
शौचालय की व्यवस्था, इसके बाद चारदीवारी की व्यवस्था होनी चाहिए सुरक्षा को देखते हुए, चारदीवारी की व्यवस्था, ठीक है। और खेल का मैदान होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए ताकि बच्चों का शारीरिक विकास हो सके, खेल का मैदान। ये भौतिक संरचनाओं में परिवर्तन, ठीक है। भौतिक संरचना में परिवर्तन हुआ छात्रों। अब हम देखेंगे मानव संसाधन में परिवर्तन। पहला है वर्ग कक्षा प्रबंधन में लेसन प्लान का स्थान लर्निंग प्लान ने ले लिया है। लेसन प्लान की जगह लर्निंग प्लान। वर्ग कक्षा व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा विकेंद्रित करने पर जोर दिया जाता है। लेसन प्लान, हमको क्या पढ़ना है, शिक्षक को क्या पढ़ाना है, पाठ योजना का निर्माण करते हैं शिक्षक, उसी के अकॉर्डिंग छात्र को पढ़ाते हैं। अब लर्निंग प्लान हो गया, किस तरह से छात्र अधिक से अधिक सीखें, शिक्षक को इसका प्लान बनाना है, इसका योजना बनाना है, किन किन शिक्षण विधियों का हम प्रयोग करेंगे तो विद्यार्थी सीखेंगे ज्यादा से ज्यादा तीव्र गति से। और वर्ग कक्षा व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा विकेंद्रीकृत करने पर जोर दिया गया है, यानी कि क्लास में जैसे मॉनिटर की नियुक्ति हो गई, और भी विभिन्न जो छात्र इस टाइप के होते हैं जिनमें नेतृत्व के गुण की क्षमता का भी विकास होता है, इन सब चीजों को करने से तो कुछ कुछ छात्रों को कुछ जिम्मेदारी दे दी जाती है, इसको विकेंद्रीकृत गुण पर कहते हैं। फिर है छात्रों शिक्षा लर्निंग बाय डूइंग, यानी जॉयफुल लर्निंग के सिद्धांत पर आधारित। शिक्षा लर्निंग बाय डूइंग, सीखो और करो, इस पर ध्यान दिया गया है। यानी जॉयफुल लर्निंग, आनंददायक लर्निंग, सीखना, कुछ करो सीखो, सीखो करो, लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट है विद्यालय में आनंदमयी शिक्षा के साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियां तथा बागवानी, कविता पाठ, कहानी लेखन प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, चित्रकला इत्यादि कराना अनिवार्य है। तो विद्यालय में शिक्षा तो देनी ही देनी है, इसके साथ कुछ शैक्षणिक गतिविधियां भी करवानी है। तो शैक्षणिक गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान देना है विद्यार्थी, शिक्षक, प्रबंधक सबको। शैक्षणिक गतिविधियां, ठीक है, इसमें आप रख सकते हैं बागवानी, बच्चों से पेड़ पौधे लगाना, उसके बारे में जानकारी दिया जाए, कविता पाठ कराना, ठीक, कुछ प्रतियोगिता हो गया जैसे कहानी लेखन प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, ये सारी चीजें शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर्गत आती है। तो इसको भी समय समय पर करना चाहिए। नेक्स्ट है इन गतिविधियों का समय समय पर आकलन भी होता है और इनके ग्रेड भी उनके पोर्टफोलियो में जोड़े जाते हैं। इसका आकलन भी होना चाहिए शैक्षणिक गतिविधियों का, और इसका ग्रेड भी जोड़ना चाहिए, जिससे इसका महत्व बच्चे जाने समझे। और बच्चों का सर्वांगीण विकास करना होगा तथा शिक्षक को अपनी नियमितता के साथ साथ निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा। एक निश्चित, एक निर्धारित समय में पूरे पाठ्यक्रम को समाप्त भी करना है। नेक्स्ट है छात्रों सभी बच्चों के अधिगम योग्यता का आकलन सतत करते रहना होगा। सतत व्यापक मूल्यांकन,
और उनकी आवश्यकता अनुसार पूरक निर्देश भी देना होगा। तो इसलिए सतत व्यापक मूल्यांकन भी आजकल चल रहा है, हो रहा है, तो इस पर भी ध्यान दिया गया है। फिर शिक्षक की भूमिका में व्यापक बदलाव अपेक्षित है। जैसे अब शिक्षक मात्र अनुदेशक या प्रवक्ता ही नहीं बल्कि सुगम करता है, फैसिलिटेटर है। विद्यार्थी को जहां आवश्यक लगे गाइडेंस की, वहां शिक्षक से अपना गाइडेंस ले सकता है। फैसिलिटेटर की भूमिका में रहना है, न कि एक प्रवक्ता के रूप में आए, व्याख्यान दिए और चले गए, ऐसा नहीं। शिक्षक बच्चे और अधिगम सामग्रियों के मध्य सेतु की तरह है। शिक्षक एक सेतु की तरह है, एक पुल की तरह माने गए हैं, किसमें? बच्चे और अधिगम सामग्रियों के बीच में। बच्चे हैं, अधिगम सामग्री है, शिक्षक एक ब्रिज की तरह कार्य करते हैं। इनके अधिगम सामग्री के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दिया जाता है, अधिगम कराया जाता है। उन्हें बच्चों और अधिगम सामग्रियों के बीच अति संवाद करते हुए बच्चों की शैक्षणिक प्रगति को सुनिश्चित करना, ये सारे कार्य हैं। शैक्षणिक प्रगति को भी सुनिश्चित करना है। शिक्षा के अधिकार में शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी है। शिक्षा के अधिकार में शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं को भी महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है, दी गई है, जिसमें उन्हें उनके क्षेत्राधिकार में रहने वाले 14 वर्ष के सभी बच्चों के अभिलेख व्यवस्थित करना, प्रयासी बच्चों सहित सभी बच्चों के नामांकन सुनिश्चित करना, किसी भी बच्चे के विरुद्ध भेदभाव न किए जाने को सुनिश्चित करना, ये सारी चीजें रखा गया है। एंड लास्ट पॉइंट है छात्रों, स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं के अंतर्गत प्रधानाध्यापक या विद्यालय प्रबंधन समिति से जुड़ी समस्या को हल करना और क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के लिए सरकारी अनुदान एवं अन्य संसाधनों को जुटाने की कोशिश करना। तो ये है मानव संसाधन में परिवर्तन। अब देखेंगे शिक्षा के अधिकार कानून में विद्यालय प्रबंधन समिति। अब शिक्षा के अधिकार कानून में विद्यालय प्रबंधन समिति की क्या भूमिका है, यानी शिक्षा के अधिकार के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति की विशेष भूमिका निश्चित की गई है। यह समिति विद्यालय के दिन प्रतिदिन को सुचारू संचालन से लेकर विद्यालय के लिए कार्य योजना तथा बजट आदि बनाने जैसी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल होंगे। ये सारी चीजें शिक्षा के अधिकार कानून के तहत गैर अनुदानित विद्यालय में के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में, गैर अनुदानित विद्यालय के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में प्रबंध समिति होगी एवं प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में इसका पुनर्गठन किया जाएगा। हर साल इस प्रबंध समिति का पुनर्गठन किया जाएगा। फिर है छात्रों, विद्यालय प्रबंध समिति में 16 सदस्य होंगे। कितने? विद्यालय प्रबंधन समिति में 16 सदस्य होंगे, ये निर्धारित कर दिया गया है। 16 सदस्य होंगे, जिनमें 12 सदस्य बच्चों के माता पिता, 2 सदस्य शिक्षक, 1 सदस्य पंचायत प्रतिनिधि। 12 कौन होंगे? इसमें से 12 अभिभावक होंगे और 12 अभिभावक हो गए। इसके बाद
एक हो गया 2 सदस्य शिक्षक, 2 शिक्षक हो गए, एक बच रहे हैं तो 1 सदस्य पंचायत प्रतिनिधि। पंचायत प्रतिनिधि होता है उस गांव के पंचायत का कोई सदस्य होता है। इस तरह से टोटल 12, 14, 15 हुए और 1 सदस्य शाला का बच्चा और स्थानीय शिक्षाविद होगा और 1 सदस्य या तो विद्यार्थी होगा, 1 सदस्य विद्यार्थी होता है या कोई भी स्थानीय शिक्षाविद होता है तथा समिति में 50% महिला सदस्य यानी 8 सदस्य महिलाएं होंगी। इस समिति में 50% महिला होनी चाहिए, तो 16 में 8 महिलाएं होनी चाहिए। तो ये शिक्षा के अधिकार कानून विद्यालय प्रबंधन समिति हो गई। विद्यालय प्रबंधन समिति टोटल 16 सदस्य होते हैं जिसमें 50% महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, यानी 8 महिलाएं रहेंगी, उसका पद कोई भी हो सकता है। तो 12 अभिभावक होंगे बच्चों के पेरेंट्स, 2 शिक्षक उसी विद्यालय के, 1 पंचायत प्रतिनिधि गांव से रिलेटेड और 1 उस विद्यालय का विद्यार्थी हो सकता है या कोई उसी गांव का या स्थानीय शिक्षाविद हो सकता है। तो ये हो गया छात्रों 16 विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य। अब देखेंगे समिति में गांव के निवासरत अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, कमजोर वर्ग के लोगों का समुचित रूप से प्रतिनिधित्व होगा। जो समिति में है, ये जो 12-16 सदस्यीय समिति है, इसमें अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, कमजोर वर्ग के लोगों का समुचित रूप से इसमें पार्टिसिपेशन होगा। और समिति में बच्चों के माता पिता सदस्यों में से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन किया जाएगा। अब देखिए इसी में से अध्यक्ष होंगे जो अभिभावक हैं, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। जो 12 अभिभावक है, इसी अभिभावक में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। ऐसा शिक्षा के अधिकार कानून ने अपने प्रावधान में दिया है। तो ये रहा। तो छात्रों, शिक्षकों के नियोजन का दायित्व शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार प्राथमिक, ग्राम पंचायत, माध्यमिक प्रखंड, पंचायत, उच्च जिला परिषद, उच्चतर जिला परिषद, उनकी सेवा शर्तों का क्रियान्वयन करना विद्यालय का निरीक्षण भी प्रशासनिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है। तो छात्रों, ये रहा शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन। तो ये 3 प्रकार के परिवर्तन हुए। भौतिक संरचना में ये देखिए पूरा ढांचा बदल गया। 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक, 3 किलोमीटर के अंदर मध्य विद्यालय, शौचालय की व्यवस्था, चाहे टोटल भौतिक संरचना के अंतर्गत आ गया। मानव संसाधन में परिवर्तन, ठीक है, शैक्षणिक गतिविधियां वगैरह क्या क्या करवानी है, सारी चीजें मानव संसाधन। फिर है शिक्षा के अधिकार कानून में विद्यालय प्रबंधन समिति। इस समिति में कितने 16 सदस्य होंगे, कितने महिला, कितने पुरुष, कौन अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, सारी चीजों का निर्धारण शिक्षा के अधिकार कानून में कर दिया गया है। इसी के अकॉर्डिंग कार्य को सुचारू रूप से करना है। तो छात्रों, ये रहा हमारा शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन। तो आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। धन्यवाद।